क्लास में हम बात करने वाले हैं बैंक रिकंसिलेशन और इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूजिंग सिंपल एंड एडवांस पैरामीटर्स। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा बैंक रिकंसिलेशन। तो पहले मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, ये भी प्रैक्टिकल रहेगा कि बैंक रिकंसिलेशन करते कैसे हैं और बैंक रिकंसिलेशन होता क्या है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है इसके लिए, तो यहाँ पर एक लेज़र क्रिएट करने लिए है। तो लेज़र क्रिएट करूँगा पहले मैं, तो मैं एसबीआई नाम से एक बैंक की लेज़र क्रिएट कर ले रहा हूँ। एसबीआई बैंक अंडर जाएगा बैंक अकाउंट, तो ये आ जाएगा अंडर बैंक अकाउंट। ठीक है, उसके बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जनरल से इन्फॉर्मेशन है, आप आराम से फिल कर देंगे। ठीक है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह, तो आराम से इसको यस करेंगे। और दूसरी मैं बनाने जा रहा हूँ एक सैलरी डेप्टर की लेज़र। तो सैलरी डेप्टर की लेज़र मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एल्टर में यहाँ पे मिल जाएगा आपको रवि ट्रेडर्स नाम का एक डेप्टर मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रवि ट्रेडर्स नाम का एक डेप्टर मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसको आगे बताने वाला हूँ आप लोगों को करना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट में चेक कर लिया कि बैलेंस शीट में मेरे को पैसे लेने कितने हैं रवि से। तो रवि से पैसे लेने हैं मुझे 60,000 रुपये। ठीक है, तो ये 60,000 रुपये मेरे को रवि से लेने हैं अभी। ठीक है, रवि ने मेरे को कोई पैसा नहीं दिया है, तो ये 60,000 रुपये रवि से लेने हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में F6 से उससे पैसा रिसीव करने वाला हूँ। तो पैसा रिसीव करने के लिए क्या, रिसीव कैसे कर रहा है, चेक से कर रहे हैं। तो चेक किस बैंक का दिया, चेक दिया उसने हमें, तो हम किस बैंक में डालेंगे, तो मैंने कहा कि मैं एसबीआई में डाल रहा हूँ। ठीक है, तो एसबीआई यहाँ पे लिखेंगे, एसबीआई बैंक, और यहाँ पर आ जाएगा रवि ट्रेडर्स का अकाउंट। तो यहाँ पे रवि ट्रेडर्स का अकाउंट ले लिया मैंने। तो रवि ट्रेडर्स ने मुझे 60,000 रुपये का चेक दे दिया। ठीक है, तो ये 60,000 रुपये चेक और एडजस्टमेंट में 60,000 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप में आएगा चेक एंड डीडी। ठीक है, तो ये चेक आ गया और यहाँ पे मैंने इसको कर लिया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद ये एंट्री मैंने कर ली है। अब रिकंसिलेशन करने के लिए हमें करना क्या होता है, रिकंसिलेशन करने के लिए हमें जाना होता है बैंकिंग के अंदर। तो बैंकिंग के अंदर यहाँ पे मैं चला गया। उससे पहले मैं आपको बताया तो बैंक रिकंसिलेशन होता क्या है। मान लीजिए कि आपने किसी को चेक दिया या आपने किसी से चेक लिया, अब उसने हमें ये चेक दिया 1/4/2019 को, तो उसे ट्रांजैक्शन होने में टाइम लगेगा 2 से 3 दिन का। ठीक है, तो 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। यदि वो आपके बैंक के अंदर आ जाता है तो वो रिकंसिलेशन के लिए तैयार है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो सिर्फ आपको यही चेक करना है कि वो आपके बैंक अकाउंट में आया नहीं आया। तो आप कैसे चेक करोगे, टैली में तो आपने एंट्री कर दी कि यहाँ 1/4/2019 को मेरे को पेमेंट रिसीव हुई। कैसे रिसीव हुई, बैंक से, किससे, रवि से। ठीक है, चेक के द्वारा। तो लेकिन उसको यदि आपको देखना है कि वो मेरे अकाउंट में आया या नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये है कि यदि कुछ मिस्टेक हो गई तो उसका चेक बाउंस भी हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है बैंक रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बैंक की पासबुक होती है उसको मैच किया जाता है या बैंक के स्टेटमेंट को मैच किया जाता है आपकी टैली से। कहाँ पर मैच किया जाता है, तो बैंकिंग के अंदर बैंक रिकंसिलेशन में। तो बैंक रिकंसिलेशन में जाएंगे आप और यहाँ पे मिलेगा आपको एसबीआई। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक डेट दिखाई दे रही होगी जब हमने चेक मिला था, और यहाँ पर आपको एक डेट दिखाई दे रही होगी जो कि बैंक डिटेल है। अब बैंक डेट का मतलब होता है कि कब आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। मान लीजिए कि उसको 2 दिन लगे, तो वो 3/4/2019 को होगा। लेकिन याद रखिएगा, ये जो आपका टैली का वर्जन है वो एजुकेशनल मोड पे काम कर रहा है। ठीक है, एजुकेशनल मोड पे काम करने के कारण ये आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो सिंपली मैं आप फिलहाल मतलब ये डेट लेगा नहीं। क्या होता है, एजुकेशनल मोड पे जो टैली काम करती है वो डेट 1 तारीख के अलावा और 31 तारीख के अलावा कोई डेट नहीं लेती है। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ कि इसे 1/4/2019 ही मान लेता हूँ कि 1/4/2019 को ही वो क्रेडिट हो गया हमारे अकाउंट में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1/4/2019 कर दिया इसको। ठीक है, मान के चलिए कि भाई हमने जिस तारीख को दिया उसी तारीख को हमारे बैंक अकाउंट में आ गया। क्यों, क्योंकि ये एजुकेशनल मोड पे काम कर रही है। तो एजुकेशनल मोड में वो तारीख लेता नहीं है दूसरी, सिर्फ एक ही तारीख लेता है। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। हमारे को यहाँ पे 60,000 रुपये मिले। ठीक है, और 60,000 रुपये हमारा
अब कंपनी का बैलेंस कितना हो गया कि बैलेंस एज पर कंपनीज बुक 60,000 रुपये, यानी कि अभी फ़िलहाल हमारे पास ये चेक आ चुका है। लेकिन मान लीजिए मेरे को यहाँ पे एक और चेक मिला, ठीक है, किससे मिला, तो मैंने कहा कि मैंने रोहित को माल सेल किया मैंने। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक रोहित नाम की मैंने लेज़र बना ली और ये जाएगा सैलरी डेप्टर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी डेप्टर्स में मैंने एक लेज़र बना ली और उसको माल सेल कर दिया। फॉर एग्जांपल एक सेट सेल कर दिया उसको 12,000 रुपये का, ठीक है। ये 12,000 रुपये का सेल कर दिया, एक्सेप्ट। अब रोहित ने भी हमें बैंक में ही पेमेंट की, यानी उसने भी हमें चेक दे दिया। तो यहाँ पे बैंक ले लेता हूँ मैं, कौन सा, रोहित, ठीक है, 12,000 रुपये। तो ये 12,000 रुपये आ गए हमारे, ठीक है। 12,000 रुपये आ गए तो हमने ऐसे बैंक रिकन्सिलेशन में चेक किया कि भाई पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो मान लिया कि जो रवि ने हमें पैसा दिया था वो तो पहुँच गया, मतलब वो तो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, लेकिन जो रोहित का अकाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में अभी क्रेडिट नहीं हुआ है। तो वो कुछ ऐसा दिखाएगा, बैलेंस एज पर कंपनीज बुक 72,000 रुपये, लेकिन अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी बैंक डेट नहीं डाली गई है कि किस तारीख को वो हमारे पास पहुँचा है। तो बैंक रिकन्सिलेशन करने का मतलब ये होता है कि आपके पास वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ, और यदि क्रेडिट हुआ तो आप वहाँ पे बैंक डेट डाल दीजिए और वो वहाँ से हट कर आपके अमाउंट में रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। यानी आप क्या हो गया, बैलेंस एज पर कंपनीज बुक 72,000 रुपये का, पहले कितना था, पहले 60,000 रुपये था, क्योंकि हमें ये नहीं पता था रोहित का चेक आया या नहीं आया। यदि बाउंस हो जाता तो वो नहीं आता, लेकिन यदि क्लियर हो जाएगा तो वो आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, एक्सेप्ट। तो ये होता है बैंक रिकन्सिलेशन। और सेकंड टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक लेज़र बना लेता हूँ, अकाउंट्स इन्फो लेज़र क्रिएट। तो यहाँ पे मैंने एक लेज़र बना ली रवि टू लोन के नाम से, ठीक है। ये रवि है जिससे हम लोन ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया सिक्योर लोन में से, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ सिक्योर लोन्स, ठीक है। मैंने इसको सिक्योर लोन ले लिया, ये लोन लाइबिलिटीज़ के अंदर जाता है। और सिंपली यहाँ पे आपको यस कर लेना है एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। लेकिन सबसे पहले आप कहाँ यस करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये यस होगा एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन F11 F1 में आउस का एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड यूज एडवांस पैरामीटर के अंदर, ठीक है। कहाँ पर यस होगा, F11 कंपनी फीचर्स, F1 अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर मिलेगा आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड यूज एडवांस पैरामीटर। इसके बाद आप यस करेंगे, ठीक है। इसको यस करने के बाद यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसका नाम ले लिया है और उसका अंडर ले लिया है। उसके बाद यहाँ मिलेगा आपको एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको आपको यस करना है। उसके बाद फॉर अमाउंट एडेड एंड फॉर अमाउंट डिडक्ट को फिलहाल मैं यस रख रहा हूँ। इसका काम मैं आपको 10 मिनट में समझाता हूँ क्या होता है, सॉरी 2 मिनट में समझाता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 12%, तो यहाँ पे इंटरेस्ट स्टाइल पूछेगा, तो यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हो, 30 डेज ले सकते हो, कैलेंडर मंथ ले सकते हो, मैं कैलेंडर मंथ ले लिया। ऑल बैलेंस, ठीक है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस बढ़ने पे भी काम करे, बैलेंस घटने पे भी काम करे, तो मैंने यहाँ बोला ऑल बैलेंस। तो एप्लीकेबल कब तक हो, यानी कब से कब तक हमें इससे लोन लिया है, यानी 1 अप्रैल से मैंने लिया है 1 जुलाई तक के लिए लोन, ठीक है। 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक के लिए लिया हुआ है और राउंडिंग रहेगी नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। दोबारा आपको इंटरेस्ट फिल नहीं करना, यहाँ पे एंटर कर देना, यहाँ पे कर लेना इसको एक्सेप्ट। अब यहाँ तक हमने प्रोसेस कर लिए। अब उससे जो लोन की अमाउंट है, यानी जो लोन उससे हम ले रहे हैं वो हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे अकाउंटिंग बाउचर में F6 रिसीव बाउचर कैश रिसीव्ड होगा, किससे, रवि टू लोन से, यानी 25,000 रुपये का लोन मैंने इससे ले लिया, तो ये हमारे पास से रिसीव होगा, ठीक है। अब ये दिखाई कहाँ देगा हमें, बैलेंस शीट में लोन लाइबिलिटीज़ के अंदर 25,000 रुपये, ठीक है। अब
आपको यदि इंटरेस्ट चेक करना है कि इंटरेस्ट दिखाई कहाँ देगा, तो ये दिखाई देगा डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेबल या रिसीवेबल। तो आपने लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे होगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट पे होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको 1 डे का ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने फॉर अमाउंट एडेड एंड फॉर अमाउंट एडेड को पहले से यस करके रखा था। यदि हम उसको नो रखते तो यहाँ पे 1 डे का दिखाई नहीं देता, यानी 1 डे का ऐड हो जाएगा इसके अंदर। फिर आपको क्या करना है, F2 प्रेस करना है। F2 क्या होता है? चेंज ऑफ पीरियड करने के लिए होता है, यानी आपको कब से कब तक का देखना है। तो मेरे को देखना है 1 अप्रैल 2019 से 1/7/2019 तक के लिए, ठीक है। और यहाँ पे 92 डेज़ का दिखा देगा। 92 डेज़ में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसे 9,9600.77, ठीक है। तो ये होता है, पहला मैंने आपको बताया बैंक रिकन्सिलेशन, दूसरा बताया इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूजिंग एंड सिंपल एंड एडवांस पैरामीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे बताऊंगा। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बजट ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। बजट फॉर ग्रुप्स, और बजट को क्रिएट करना देखेंगे, डिलीट करना देखेंगे और अल्टर करना देखेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे लेज़र और कॉस्ट सेंटर के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ बजट होता क्या है। तो बजट यहाँ पर टैली में बजट बनाने का मकसद ये है यहाँ पर कि आपके द्वारा क्या खर्चे किए जाने वाले हैं उसको पहले से सोचना। पहले से सोचना कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि एक बजट बने, लेकिन किस तरीके से। बजट के लिए मैंने जैसे कुछ चीज़ें डिसाइड करके रखी है कि भाई मैं 1 महीने में रेंट इतना पे कर दूंगा, ठीक है। मैं बिज़नेस स्टार्ट करने वाला था तो मैंने कहा कि मैं इतना रेंट पे कर दूंगा, मशीनरी खरीद लूँगा, शॉप परचेस कर लूँगा या फिर रेंट पे ले लूँगा, ठीक है। अगर मैं 2 एम्प्लॉयज़ रखता हूँ तो उन्हें इतनी सैलरी देनी पड़ेगी। वो सारी मैंने सोची हुई चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जब वो टाइम आएगा, जब मुझे वो सब सारी चीज़ें पे करनी पड़ेगी, तो फिर मैं क्या करूँगा, उनको एक नोट करूँगा ट्रांजैक्शन में, और उससे 1 बाय 1 उन्हें कंपेयर करके देखूँगा कि मैंने सोचा उससे ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया या कम कर दिया या बराबर खर्चा कर दिया। तो बजट का यहाँ पे यूज़ सिंपली कंपैरिजन के लिए होता है कि टैली में आप जो बजट यूज़ करते हो वो कंपैरिजन के लिए होता है। पहले आप एक बजट क्रिएट करते हो, ठीक है। उसके बाद आप एक्चुअल खर्चे को उससे कंपेयर करते हो और देखते हो कि आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया या बजट आपका सही बना है या बजट के अंदर आ गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे घर का हम जनरल सामान लेने जाते हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं कि जैसे हम फर्स्ट टाइम गए तो हम पहले ये देख लेते हैं कि पहले वो चीज़ कितने की मिल रही थी। फॉर एग्जांपल शुगर, पहले वो अगर 40 रुपये की मिल रही थी और अभी मैं जाके परचेस करता हूँ, अगर वो 42 रुपीज़ की मिलती है तो वो मैंने जो सोचा था उससे ज़्यादा की मिल रही है, ठीक है। यदि वो 36 रुपीज़ की मिलती है तो मैंने जो सोचा था उससे कम की मिल रही है। तो बजट क्रिएशन का मतलब यहाँ पर यही है। तो सिंपली आपको करना क्या है, बजट ऑफ ग्रुप्स यहाँ पे क्रिएट, डिलीट और अल्टर करके देखना है। तो क्या करेंगे, टैली में ऑन कर लेंगे। सबसे पहले मैं टैली ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टैली ऑन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टैली ऑन कर लिया है और यहाँ पे मैं एक कंपनी लेने वाला हूँ, और इसी के अंदर मैं आपको कैसे लेज़र्स बनाते हैं, ठीक है, वो बता दूंगा, और कॉस्ट सेंटर कैसे बनाया जाता है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर पहले आपको लेज़र और कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना बताऊंगा, देन उसके बाद ही बजट क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि पहले लेज़र चाहिए होती हैं बजट में। तो पहले मैं लेज़र क्रिएट करना बता रहा हूँ। तो लेज़र क्रिएट करने के 2 तरीके होते हैं, सिंगल लेज़र और मल्टीपल लेज़र। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको मल्टीपल लेज़र बताने वाला हूँ। तो मल्टीपल लेज़र कैसे बनाएंगे हम, तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, कौन कौन से ऑप्शन येस करने हैं वो बता देता हूँ। तो F1 में ही सारे ऑप्शन येस होंगे। तो पहला ऑप्शन रहेगा आपका कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर में येस कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन रहेगा मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, इसको मैं यस कर दे रहा हूँ। तो मेंटेन बजट एंड कंट्रोल ये यस कर लिया मैंने। इसके बाद इसे कर लिया एक्सेप्ट, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर मैंने यस कर लिया है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि कॉस्ट सेंटर मैंने यहाँ पे यस कर लिया है उसकी। अब मैं क्या करने वाला हूँ देखिए, सिंपली
हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लेंगे। तो मैं कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए कैसे जाऊँगा, तो अकाउंट्स इन्फो कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे क्रिएट। तो कॉस्ट सेंटर में मैंने बना लिया, मैंने ले लिया यहाँ पे किसी पर्सन का नाम ले लिया। जैसे मेरा ये एक नाम ले लिया मैंने, रवि। ठीक है, तो मैं रवि रख रहा हूँ, उसमें सिर्फ फिलहाल एक ही कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने लेज़र्स क्रिएट करना स्टार्ट किया। तो लेज़र क्रिएट करने के दो तरीके हैं। तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, पहले लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ। तो लेज़र मैंने सिंगल लेज़र भी क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल लेज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं मल्टीपल लेज़र क्रिएट करके बता रहा हूँ क्योंकि सिंगल लेज़र में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ले लेंगे ऑल आइटम्स। यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ, जैसे मैंने रेंट ले लिया। ठीक है, अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें दो ही तरह के एक्सपेंसेस लिए जाते हैं बजट में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, दूसरा रहेगा सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तीसरा मैंने ले लिया यहाँ पे एक मशीनरी परचेस करूँगा। तो मशीनरी की एक लेज़र बना ली और ये रहेगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी ये फिक्स एसेट जो होती है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ और चीज़ें ले ली, जैसे ट्रांसपोर्ट ले लिया, ट्रांसपोर्ट चार्जेस। ठीक है, और फर्नीचर परचेस कर लिया, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और जो इससे पहले वाला मैंने परचेस किया वो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये मैंने कुछ लेज़र्स क्रिएट कर लिए हैं और इसके बाद मैं यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आप चाहो तो ज़्यादा लेज़र्स भी बना सकते हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, बहुत सारी लेज़र्स बन सकती हैं। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं इतनी बना रहा हूँ। उसके बाद यहीं पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा बजट का। तो यहाँ पे बजट क्रिएट करेंगे, तो बजट का आपको जो भी नाम देना आप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ दे दिया ऐसे कंपनीज बजट। ठीक है, और अंडर प्राइमरी कब से कब तक के लिए बनाया था, मैंने कहा 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2017 से मैं बनाना चाह रहा हूँ 1/5/2017 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ग्रुप को यस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप को यस कर दिया और यहाँ पर मैं ले लूँगा वो अकाउंट्स नेम जो मुझे चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ले लिया लिस्ट ऑफ ग्रुप में ले लिया मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कॉस्ट सेंटर में मैंने ले लिया, इसमें से ले लिया रवि। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट सेंटर मैंने यही बनाया था, तो यहाँ पर रवि ले लेता हूँ। या फिर हम यहाँ पे किसी भी ब्रांच का नाम ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ ले लिया भोपाल, तो ये भोपाल के लिए काम करेगा। ठीक है, ऑन क्लोजिंग बैलेंस। और यहाँ पर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे डायरेक्टली आपको बताना पड़ेगा कि कितना खर्चा करने वाले। जैसे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक या दो ही चीज़ें, तो मुश्किल से मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 40,000 रुपये ले दूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि बजट में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट। उसके बाद यहाँ पर इनडायरेक्ट में मैं खर्चा सोच रहा हूँ 25,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लेज़र्स नो रहेगा, क्योंकि बजट और ग्रुप से बताना था मेरे को, तो मैंने ग्रुप ही बताया है। और यहाँ पे लेज़र दोनों की ही बनेगी, आप चाहे लेज़र से करो या ग्रुप से करो, आपको लेज़र बनानी ही पड़ेगी। यहाँ पे कर लिया एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर मैं जा रहा हूँ अकाउंटिंग वाउचर में, क्योंकि हमने बजट तो बना लिया। अब उसका एक्चुअल में फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर उसे डिलीट और अल्टर कैसे किया जाता है। तो अकाउंट्स इन्फो में यहाँ पे बजट मैंने क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे अल्टर में जाएंगे तो यहाँ पे ये आपको चेंजेस अगर करने हो तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चेंजेस करने वाला हूँ ग्रुप को ऑन करके, मैं इसको 40,000 रुपये नहीं रख रहा हूँ, मैं इसको 35,000 रुपये रख रहा हूँ। तो ये एडिट हो गया, मैं इसको एडिट कर दिया। ठीक है, यदि आपको बजट डिलीट ही करना है तो फिर डिलीट के लिए भी आपको अल्टर के अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि टैली के अंदर एक ही फंक्शन है इसमें, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। यदि आप यस करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा, अगर नो करोगे तो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये है बजट, जिसको मैंने आपको क्रिएट करना बताया और डिस्प्ले और एडिट करना बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे
आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डिफाइनिंग क्रेडिट लिमिट और क्रेडिट पीरियड के बारे में। और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा डिस्प्ले बजट एंड वेरिएशन। बजट एंड वेरिएशन जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था बजट क्रिएट करना, डिस्प्ले करना, ठीक है, और हमने डिस्प्ले कर लिया था। अब क्या करना है, और हमने एक्चुअल में खर्चे भी कर लिए थे, ठीक है। एक्चुअल में खर्चे करने के बाद दोनों का कंपैरिजन करना था, यानी उसके अंदर जो वेरिएशन था वो दिखाना था। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक इसमें और बताऊंगा, डिफाइनिंग क्रेडिट लिमिट एंड क्रेडिट पीरियड। इसके लिए आपको कौन कौन से ऑप्शन यूज़ करने हैं टैली के अंदर, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में F11 F1 में जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पर आपको यस करना है मेंटेन बिल वाइज डिटेल, जिससे आपके पास डिफाइनिंग क्रेडिट पीरियड आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आपको यस करना है मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, ठीक है। पहला ऑप्शन रहेगा बिल वाइज डिटेल, दूसरा रहेगा मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, जिससे आपके पास क्रेडिट लिमिट आ जाएगी और आपके हाथ में एक कंट्रोल आ जाएगा। अब दोनों का काम क्या है, अगर आप डिफाइनिंग क्रेडिट पीरियड का काम ये है कि यदि आपके द्वारा कोई माल उधार में बेचा गया है तो आप उस व्यक्ति से पूछते हो कि हाँ कितने दिन में आप पैसे चुका दोगे। तो यदि वो 30 दिन के बाद पैसे नहीं चुकाता है तो फिर उसको बोलने का तरीका अलग हो जाएगा, हमारा बात करने का तरीका, मतलब कहने का मतलब कि उसको कॉल किया जाएगा कि भाई पैसे दो, इतना टाइम आपने हमसे मांगा था, तो वो क्रेडिट पीरियड कहलाता है। उसके बाद होती है क्रेडिट लिमिट। तो क्रेडिट लिमिट का मतलब ये होता है कि हम अपने एक्सपीरियंस से हम ये देखते हैं कि वो व्यक्ति हमें मतलब कितने का माल वो हमसे खरीद सकता है, यानी उसकी कितनी क्षमता है। अब क्षमता कैसे पता करोगे, तो वो पता करोगे अपने एक्सपीरियंस से कि वो कितने साल से माल खरीद रहा है, कैसी उसके हालात हैं, कैसा उसका बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से उसकी एक क्रेडिट लिमिट तय कर दोगे कि हाँ इतने पीरियड में उसको इतना ही माल बेचना है, इससे ज़्यादा बेचूंगा तो मेरे लिए रिस्क है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सेकंड टॉपिक में बताऊंगा बजट में वेरिएशन करना। तो सिंपली सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर हमें करना क्या। तो दो ऑप्शन हमने यस कर लिए हैं। उसके बाद जब हम लेज़र बनाएंगे तो अकाउंट्स इन्फो में एक लेज़र क्रिएट होगी। तो यहाँ पर मैंने जैसे मान लीजिए किसी रवि नाम का व्यक्ति है जिसको मैं माल बेच रहा हूँ उधार में, तो उसकी लेज़र बनाई, तो वो अंडर जाएगा सैलरी डेप्टर, यानी डेप्टर का मीन्स होता है देनदार। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मेंटेन बिल वाइज बिल बाय मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ क्रेडिट पीरियड। अब जैसे मान लीजिए वो हमें बोल रहा है कि नहीं मैं 30 दिन में पैसे दूंगा, तो यहाँ पे मैंने 30 डेज़ उसका एक पीरियड डिफाइन कर दिया कि 30 दिन में वो पैसे देगा। दूसरा यहाँ मिलेगा स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। स्पेसिफाई का मतलब भी डिफाइन करना ही होता है। तो सिंपली उनकी एक लिमिट मैंने डिफाइन कर दी है कि 30 डेज़, और लिमिट मैंने रख दी है उसकी 15,000 रुपये, ठीक है। तो ये एक लिमिट रख दी है मैंने, ठीक है। ओवरराइड अभी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको कर लेंगे यस, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद अब आपके पास ऑप्शन क्या रहेंगे, देखिए जैसे अकाउंटिंग वाउचर F8 सेल्स वाउचर, ठीक है। तो सेल्स वाउचर में मैंने यहाँ पे उसको माल सेल किया, तो यहाँ पे मैंने रवि ट्रेडर्स ले लिया, ये डेप्टर वाला है, ठीक है, इसलिए इसके आगे कुछ लिखा नहीं है। और यहाँ पे ये उधार में, तो यहाँ पे उसकी जो लिमिट है वो स्पेसिफाई हो गई, यानी मैं इससे ज़्यादा माल उसको नहीं बेच सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर उसको माल बेचने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने सेल किया कितने का, मैं 17,000 रुपये की सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर 17,000 रुपये का मैं बिल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल इसमें से कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं भोपाल कॉस्ट सेंटर में, तो भोपाल ले लेता हूँ यहाँ पे कॉस्ट सेंटर में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया एक्सेप्ट। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज आएगा मेरे पास, फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आ रहा है कि जो आपने मैसेज को मैं पढ़वा देता हूँ, क्रेडिट लिमिट ऑफ रवि ट्रेडर्स 15,000 DR एक्सीड करंट 17,000, यानी कि 17,000 रुपये आप उसका माल 17,000 रुपये का माल बेच रहे हो, जबकि उसकी लिमिट 15,000 रुपये। तो मैं इसमें चेंजेस करता हूँ, अगर मैं उसे 15,000 रुपये से 1 रुपये का भी ऊपर बेचने की कोशिश करूँगा, कंप्यूटर मुझे या फिर टैली मुझे मना कर देगा। जैसे मैं इस पर एंटर करूँगा, तो यहाँ पे मैं 15,000 रुपये कर देता हूँ,
एक्सेप्ट। तो यहाँ पे जो लिमिट है वो एक्सेप्ट हो चुकी है, ठीक है, लेकिन अब उसकी जो ये लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो सिंपली अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि बैलेंस शीट में आपने करंट एसेट्स में सैलरी डेप्टर है जो 15,000 रुपये जिसको देने, ठीक है। तो ये 15,000 रुपये है। अब वो 30 डेज़ में हमें चुकाएगा। अगर वो नहीं चुकाता है तो फिर आप उसके बाद यहाँ पर F6 नाम से मंथली आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डिस्प्ले बजट एंड वेरिएशन के बारे में। तो डिस्प्ले बजट यानी बजट आपको दिखाई कहाँ देगा और वेरिएशन उसमें कैसे देखते हैं। तो पिछली क्लास में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बजट बनाना बता चुका हूँ। तो बजट बना लिया है, ठीक है। आज हमें देखना है कि हमें उसे डिस्प्ले के कहाँ दिखाई वो देगा और उसमें वेरिएशन कैसे देखते हैं। तो वेरिएशन देखने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए, तो डिस्प्ले करने के लिए अकाउंट्स इन्फो, बजट और यहाँ पे एल्टर नाम का ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर आप डिस्प्ले कर सकते हो। आपका बजट तैयार है, उसको आप यस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बजट तैयार रखा हुआ है, ठीक है। ग्रुप से मैंने बजट बनाया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसमें वेरिएशन कैसे दिखाते हैं। तो वेरिएशन में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें एक्चुअल खर्चों की एंट्री करनी पड़ेगी कि एक्चुअल में खर्चे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो यहाँ पे पहले मैंने एक्चुअल में खर्चे की एंट्री करी। तो यहाँ पे फर्नीचर की एंट्री कर ली मैंने, 20,000 रुपये में फर्नीचर परचेस कर लिया, ठीक है। और दूसरा मैंने यहाँ पे मशीनरी परचेस कर ली 15,000 रुपये में। तो ये 15,000 रुपये की मशीनरी मैंने परचेस कर ली। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा आपको, रेंट मैंने ले लिया। तो रेंट मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये पे किया रेंट, ठीक है। और उसके बाद सैलरी, तो सैलरी मैंने यहाँ पे 7,000 रुपये पे की। और उसके बाद यहाँ पे जो रेंट है ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस ले लिए मैंने 6,000 के। तो ये टोटल मिला के मैंने ये खर्चा कर दिया। तो ये एक्चुअल में मैंने खर्चा यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब आपने करा क्या मैं बता देता हूँ। तो बजट आपने बना लिया। तो बजट में जितनी भी एक्चुअल में एंट्रियाँ की जाती हैं वो एक साथ की जाती हैं, ठीक है। और उसके लिए रहेगा पेमेंट वाउचर, ताकि वो कंपैरिजन अच्छे से कर सके, यानी वेरिएशन आपको दिखा सके। तो कंपैरिजन करने के लिए पहले आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी और यहाँ पे आप कर लेंगे इसे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद इसे बैक करेंगे और यहाँ पे बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे हम। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों दिखाई देंगे। तो आप इनमें से किसी एक को चूज़ कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अल्ट के साथ सी प्रेस किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंपनी पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ पे रवि ट्रेडर्स नाम की कंपनी ली हुई है। तो रवि ट्रेडर्स नाम की कंपनी ले ली और 1/4/2019 से 1/5/2019 के लिए यहाँ रहेगा डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे रहेगा बजट का नाम, ठीक है। यहाँ पे आपको यस करना है। जैसे ही आप यस करोगे वो वेरिएशन शो कर देगा। अब वेरिएशन यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब उसको आप चाहते हो कि डिटेल में बताएं। तो डिटेल के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो डिटेल के लिए शॉर्टकट की होती है यहाँ पे अल्टर के साथ F1, ठीक है। तो अल्टर के साथ F1 से आप यहाँ पे डिटेल में शॉर्टकट की शॉर्टकट में देख सकते हो, यानी कि डिटेल जो है आपकी यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। तो टोटल जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में खर्चा हुआ है वो हुआ है, आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में 5,000 रुपये बचा लिए, क्योंकि हमने सोचा था कि 40,000 रुपये खर्चा होंगे, लेकिन यहाँ पे 35,000 रुपये ही खर्चा होगा। कैसे? 20,000 रुपये और 15,000 रुपये हो गए, टोटल 35,000 रुपये। यहाँ पे वैल्यू जो दिखा रहा है वो प्लस में दिखा रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपके बजट के अंदर ही है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर आ जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो यहाँ पर भी आपने 3,000 रुपये बचा लिए, ठीक है, क्योंकि हमने सोचा था कि ये तकरीबन जाएगा कितना अपना 31 के आसपास चला गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने खर्चा कर पैसे बचा लिए हैं। 35,000 रुपये के आसपास सोचा था हमने, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका अमाउंट बच गया। यदि अगर आपके पास से अमाउंट ज़्यादा चला जाता तो ये माइनस में दिखाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास से बजट में पैसा बचा है, इसलिए यहाँ पर आपको प्लस में वैल्यू दिखा रहा है। तो ये आपका वेरिएशन होगा कि बजट को किस तरीके से वेरिएशन में दिखाया जाता है, ठीक है। इसके बाद
यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी के अंदर, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब नेक्स्ट जर्नल ट्रांजेक्शन्स। तो जर्नल ट्रांजेक्शन्स में हमारे द्वारा जर्नल ट्रांजेक्शन्स में एडजस्टमेंट वाली एंट्रियाँ की जाती हैं। एडजस्टमेंट वाली एंट्री में क्या किया जा सकता है? तो एडजस्टमेंट वाली एंट्री में लेट अस सपोज मान लीजिए कि जर्नल ट्रांजेक्शन में आपके द्वारा यहाँ पर एक एंट्री की गई। कैसी एंट्री की गई? तो मैंने एक फिक्स एसेट परचेस करी लेकिन उधार में। मैंने एक फिक्स एसेट परचेस करी लेकिन उधार में। कैसी? तो ये फिक्स एसेट मैंने परचेस कर ली, एक शॉप परचेस करी है मैंने, तो मैंने इसका शॉप रख दिया, अंडर रख दिया फिक्स एसेट्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं यस करने वाला हूँ, कोई भी ऑप्शन यस नहीं होगा फिलहाल इसमें, एक्सेप्ट, ठीक है, फिक्स एसेट। और दूसरा मैं क्रेडिटर की लेज़र बनाने वाला हूँ, यानी लेनदार की, जिससे मैंने उधार माल खरीदा, ठीक है। तो मैंने एक क्रेडिटर की लेज़र बनाई आर के ट्रेडर्स नाम से, ठीक है। उसके बाद इसका अंडर रख दिया मैंने सैंड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे मैंने इसका अंडर सैंड्री क्रेडिटर रख लिया, ठीक है। और मैं मेंटेन बैलेंस बिल फिलहाल बंद कर देता हूँ और यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना है? जाना है अकाउंटिंग बाउचर में F7 जनरल बाउचर, ठीक है। तो परचेस क्या कर रहे हैं हम? तो परचेस कर रहे हैं हम यहाँ पे शॉप परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो डेबिट साइड में आएगा शॉप, तो 20,000 रुपये की शॉप मान ली मैंने, ठीक है। और क्रेडिट में सेल कौन कर रहा है हमें? तो ये आर के ट्रेडर सेल कर रहा है, यानी क्रेडिटर। तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया एक्सेप्ट। तो अब इसको चेक करेंगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में आपको दिखाई देगा ये करंट लायबिलिटीज़ में कि आर के ट्रेडर्स के पास को पैसे चुकाने हैं, ठीक है। पैसे कितने चुकाने हैं? 20,000 रुपये। लायबिलिटीज़ तभी आती हैं, याद रखिएगा, जब आपने पैसा किसी को देना हो, ठीक है। और यहाँ पे एक फिक्स एसेट आ गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने उन्हें पैसे पे किए, तो अकाउंटिंग बाउचर F5 पेमेंट बाउचर, तो यहाँ पे कैश, और यहाँ पे आ जाएगा आर के ट्रेडर्स। तो यहाँ पे मैं पैसे पे करने की एंट्री कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने उन्हें 18,000 रुपये दे दिए, ठीक है। और 2,000 रुपये का डिस्काउंट मांग लिया। तो अभी ये चीज़ उनको भी पता नहीं थी कि मैं उनसे 2,000 रुपये का डिस्काउंट मांगने वाला हूँ। तो फिलहाल उन्होंने 18,000 रुपये की पेमेंट मेरे से रिसीव कर लिया और 2,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। ये मुझे पता है और ये चीज़ उनको पता है, लेकिन ये बात हमारे टैली को नहीं पता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एडजस्टमेंट वाली कोई एंट्री नहीं की गई। तो जर्नल वाउचर में ज़्यादातर यूज़ होती हैं एडजस्टमेंट वाली एंट्री, और क्रेडिट में फिक्स एसेट को परचेस करने वाली एंट्री। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ अब दूसरी एंट्री, एडजस्टमेंट वाली एंट्री, ठीक है। तो एडजस्टमेंट क्या करेंगे? जो 2,000 रुपये की करंट लायबिलिटीज अभी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि हमें डिस्काउंट के रूप में मिल चुकी है, लेकिन अब वो हम चाहते हैं कि जो करंट लायबिलिटीज़ है वो वहाँ से हट कर एडजस्ट हो जाए डिस्काउंट रिसीव में। तो मैंने एक लेज़र बनाई यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो में जाके, तो अकाउंट्स इन्फो लेज़र, तो यहाँ पर आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये जाएगा अंदर इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमें फ़ायदा हो रहा है, 2,000 रुपये कम देने पड़ रहे हैं, एक्सेप्ट। इसके बाद अकाउंटिंग बाउचर F7 जनरल बाउचर, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट साइड, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट साइड। बट एक एंट्री में या तो एक्सपेंसेस होंगे या तो इनकम होगी। तो फिलहाल हमें इनकम हो रही है, तो यानी एक साइड जो क्रेडिट वाली साइड है वहाँ पर आएगा डिस्काउंट रिसीव, तो डेबिट वाली साइड में जाएगा आर के ट्रेडर्स। तो 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो 2,000 रुपये यहाँ पे हम ले लेंगे और उनका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। और क्रेडिट साइड में यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। और यहाँ से आप चेक करेंगे एक्सेप्ट। तो आप यहाँ पे इसको चेक करने के लिए बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज़ खत्म हो जाएंगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके पास होंगी यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम में 2,000 रुपये, ठीक है। तो ये कुछ एडजस्टमेंट की एंट्री बनाई बताई मैंने। जर्नल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो जर्नल ट्रांजेक्शन रहेगा ये।
तो जनरल ट्रांजैक्शन बताया मैंने आप लोगों को ये, ठीक है। जर्नल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। इसमें और भी एंट्रियाँ होती हैं, जैसे कि आपके डिस्काउंट अलाउ करने की, डिस्काउंट रिसीव करने की, अभी आपको मैंने बताई। और यहाँ पर एक और एंट्री होती है बैड डेब्ट्स की। तो ये मैंने आपको जनरल ट्रांजैक्शन बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। ओके। की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिनेरियो मैनेजमेंट इन टैली, यानी कि सिनेरियो कैसे क्रिएट किया जाता है टैली में, एल्टर कैसे किया जाता है, डिलीट किया जाता है, और पेमेंट वाउचर का यूज़। तो सिनेरियो होता क्या है उससे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो सिनेरियो मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट टूल है जो सोर्स डेटा को प्रभावित किए बगैर, यानी कि आपका जो रियल डेटा है उसको प्रभावित किए बगैर वाउचर समेत चुनिंदा रूप के खातों में सूची से संबंधित जानकारी को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब ये है कि आप इसके द्वारा सिनेरियो बना सकते हो। सिनेरियो बनाने का मतलब ये होता है कि मैं कुछ खातों को लेकर एक सिनेरियो तैयार करूं जिससे मुझे ये पता पड़ जाए कि अगर मैं ये एंट्रियां करता हूं तो मेरे खातों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो एंट्री सिनेरियो के द्वारा की जाती है वो अस्थायी होती है, ठीक है। यानी कि ये अस्थायी रिपोर्ट बना के आपको दिखाता है कि हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये उपयोगी रहेगा या नहीं रहेगा, या आपको ये एंट्री करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको ये खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये अस्थायी रिपोर्ट तैयार करने में उपयोगी होता है, जहाँ मुख्य पुस्तकों के में एंट्री में वास्तव में नहीं बनाई जाती, यानी कि वास्तव में इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। यह एक उपयोगी प्रोविजनल रिपोर्ट बनाने में एक उपकरण का काम करता है। यानी जो आप प्रोविजनल रिपोर्ट बनाना चाहते हो, यानी पहले से सोच कर खर्चों को मतलब मैनेज करना चाहते हो, उस रिपोर्ट को बनाने में ये एक उपकरण का काम करता है। अर्थात आप अस्थायी वाउचर का उपयोग करके खर्चों का अनुमान लगा सकते हो। यानी कि जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि आप इस सिनेरियो का यूज़ करके जो खर्चे आप करने वाले हो उसका पहले से अनुमान लगा सकते हो और उन्हें अपनी रिपोर्ट में शामिल कर सकते हो, ठीक है। सिनेरियो का उपयोग ऐसी एंट्री करने के लिए किया जाता है जिसके द्वारा एंट्री का असर बाकी एंट्री पर ना पड़े। कहने का मतलब यह है कि सिनेरियो मैनेज तो होगा, लेकिन सिनेरियो में ऐसी एंट्री हम करेंगे जिसके द्वारा उस एंट्री का जो असर है वो उस पर नहीं पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। सिनेरियो मैनेजमेंट के द्वारा टैली को इस्तेमाल करने वाला यूज़र एक मल्टीपल सिनेरियो क्रिएट करके प्रोविजनल रिपोर्ट को देख सकता है, ठीक है। यह कार्य एक विशेष प्रकार के चुने हुए बाउचरों के द्वारा संपन्न किया जाता है। इन बाउचरों के नाम क्या है? तो इन बाउचरों के नाम है जैसे ऑप्शनल बाउचर हो गया, मेमोरेंडम बाउचर हो गया, रिवर्सिंग जनरल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सिनेरियो करना बता रहा हूँ। तो सिनेरियो करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको टैली ओपन कर लेना है। टैली ओपन करने के बाद आप आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। तो गेटवे ऑफ टैली पे आपको प्रेस करना है F11। F11 प्रेस करने के बाद आपको जाना है अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर। तो अकाउंटिंग फीचर्स को मैं एंटर कर ले रहा हूँ। अकाउंटिंग फीचर्स में आप कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये कंपनी का नाम मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है यूज़ रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर में, इसको आपको यस कर देना है। यूज़ रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर, कौन सा वाउचर? यूज़ रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर। इसको यस करने के बाद आप कर लेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद आपको जाना है बैक, यानी गेटवे ऑफ टैली पे वापस आ जाना है। तो गेटवे ऑफ टैली पे वापस आने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर, कहाँ पर? गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सिनेरियो। तो सिनेरियो में आप जाके बोलेंगे क्रिएट। जैसे आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर इंटर करेंगे तो सिनेरियो का नाम पूछा जाएगा। तो सिनेरियो का नाम मैं यहाँ दे दे रहा हूँ प्रोविजनल, ठीक है। तो मैं यहाँ दे दे रहा हूँ प्रोविजनल, ठीक है। प्रोविजनल दे दिया मैंने यहाँ पे इसका नाम, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इंटर कर ले रहा हूँ। तो इंटर करने के बाद यहाँ पे पूछा जाएगा इंक्लूड एक्चुअल्स, यस, ठीक है। तो इंक्लूड एक्चुअल्स यस रहेगा।
उसके बाद यहाँ पर आप किस वाउचर का यूज़ करना चाह रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ रिवर्सिंग जनरल का। तो मैं यहाँ पे रिवर्सिंग जनरल वाउचर ले ले रहा हूँ। तो रिवर्सिंग जनरल वाउचर मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद यहाँ से मैं कर दूंगा एक्सेप्ट। तो ये एक सिनेरियो क्रिएट हो गया, ठीक है। सिनेरियो क्रिएट कर लिया है मैंने यहाँ से। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिनेरियो क्रिएट करने के बाद यदि आपको पहले जो ऑप्शन था कि मैंने सिनेरियो कैसे क्रिएट किया जाता है, तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब सिनेरियो के अंदर आपको चेंजेस करने, तो सिनेरियो के अंदर चेंजेस करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अकाउंट्स इन्फो, सिनेरियो क्रिएट के जगह जाएंगे हम एल्टर में, क्योंकि हमें चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे हम चेंजेस में एंटर करेंगे। अब यहाँ पर मैं रिवर्सिंग जनरल की जगह मेमोरेंडम वाउचर का यूज़ करना चाहता हूँ। मेरा मन पलट गया, मैं रिवर्सिंग जनरल की जगह अब उसको मेमोरेंडम वाउचर यूज़ करना चाहता हूँ, यानी मैं चेंजेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेमोरेंडम वाउचर ले लिया, मेमोरेंडम वाउचर ले लिया, ठीक है। और इसमें मैंने यहाँ ले लिया पेमेंट वाउचर, ठीक है। 2 वाउचर ले लिया मैंने इस बार और एंटर किया और यहाँ से कर लिया इसे एक्सेप्ट, ठीक है। यदि आप इसे देखना चाहते हो तो ये आपको दिखाई भी यहीं देगा, कहाँ पर, एल्टर में। और यहीं से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, एल्टर ही आपको ये प्रदान करता, यानी कि टैली में यदि आपने डिलीट करना है तो आपको एल्टर के अंदर ही जाना है और फिर उसके अथॉरिटी के साथ डी प्रेस करेंगे ओपन करके, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आपको सिनेरियो को मैंने डिलीट करना और एल्टर करना और क्रिएट करना बता दिया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पेमेंट वाउचर पे। अब पेमेंट वाउचर जो होता है वो होता है पेमेंट करने के लिए, यानी कि इसका जो काम है वो 2 कामों के लिए यूज़ होता है ये। तो सबसे पहले इसकी शॉर्टकट की बताया तो मैं आपको F5 इसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। F5 F5 इसकी शॉर्टकट की होती है। और पेमेंट वाउचर का यूज़ 2 कामों के लिए किया जाता है। एक फिक्स एसेट को कैश में परचेस करने के लिए, ठीक है, फिक्स एसेट्स परचेज इन कैश, ठीक है। और दूसरा कैश पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो आप इससे 2 काम कर सकते हो, एक तो फिक्स एसेट को परचेस कर सकते हो और दूसरा आप इससे कैश पेमेंट कर सकते हो। ये 2 काम इसके साथ द्वारा किए जा सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ फिक्स एसेट को परचेस कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट नहीं कर रहा हूँ मैं इसको, तो यहाँ से मैंने इसको हटाया। यहाँ पे मैंने अकाउंटिंग वाउचर में गया, यहाँ पे गया F5 पेमेंट वाउचर, यहाँ कैश परचेस किया, कैश लिखा और यहाँ पे मैंने एक फिक्स एसेट परचेस कर ली, ये मशीनरी नाम की, ठीक है। तो मैंने इसे 25,000 रुपये में परचेस कर लिया, ठीक है। ये ऑलरेडी परचेस की थी मैंने, इसको एक बार वो परचेस कर लिया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। 15,000 रुपये पहले थी, अब 25,000 रुपये और हो गई, तो टोटल मिला के 40,000 रुपये उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। और यहाँ से मैंने फिक्स एसेट को परचेस कर लिया। अब इसका इफेक्ट कहाँ दिखाई देगा, तो इसका इफेक्ट दिखाई देगा बैलेंस शीट में, फिक्स एसेट में, लेकिन ये यहाँ दिखाई दे रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, डायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दूसरी परचेस करके दिखा देता हूँ। तो अकाउंटिंग वाउचर, कैश, और यहाँ पे मैंने एक और फिक्स एसेट बनाई लैंड करके, ठीक है। और अंडर जाएगा फिक्स एसेट्स, ठीक है। वो हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसलिए दिखाई दे रही थी क्योंकि जो सारे फिक्स एसेट होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। यहाँ पे हम 25,000 रुपये इसको परचेस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 25,000 रुपये मैंने यहाँ पे परचेस कर ली, ठीक है। तो ये पहला काम हो गया कि भाई परचेस करोगे तो ये दिखाई देगा बैलेंस शीट में, फिक्स एसेट में, ठीक है। इसके बाद आप दूसरा काम क्या कर सकते हो, तो पेमेंट कर सकते हैं। तो किसी को जैसे पेमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रेडिटर को पेमेंट करनी है या रेंट वगैरह पे करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे कैश लिखा, तो यहाँ पे कैश लिखने के बाद मैंने यहाँ पे रेंट ले लिया, तो रेंट में ऑलरेडी 10,000 रुपये पे कर चुका हूँ, 10,000 रुपये और दे देता हूँ, तो ये 20,000 हो गया। ये पेमेंट की एंट्री होगी कि हमने कैश पेमेंट कर दी। तो ये पेमेंट वाउचर का काम है कि कैश पेमेंट भी इसके द्वारा की जा सकती है। तो अब जाके आप कहाँ देखोगे इसे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये दिखाई देगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है।
तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे। तो मैंने आज आपको सिनेरियो क्रिएट, डिस्प्ले और एल्टर करना दिखाया, और उसके बाद पेमेंट वाउचर में फिक्स एसेट को परचेस करना इन कैश और कैश पेमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे।